नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के यूनिट 5 का, जिसका ये पार्ट 3 होने वाला है। ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रॉपर करवा दिया है और यूनिट 1, 2, 3, 4 ये सारी ही यूनिट प्रॉपर कवर करवा दी है। साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट्स और एग्ज़ाम जैसे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता है कि आपकी डेट शीट जो है वो कल ही आ गई है। आपका एग्ज़ाम जो है मिड मई 15 मई से स्टार्ट हो गए हैं। 4th सेमेस्टर के स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है पढ़ने के लिए। आई होप आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अब। तो ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का जो है वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, यानी किसानों ने आंदोलन क्यों किया, किसान आंदोलन क्या था या क्या है। साथ ही साथ जितने भी किसान आंदोलन किए गए, चाहे वो चंपारण का हो, चाहे वो नील आंदोलन हो, चाहे वो कोई सा भी आंदोलन हो, हम इसमें सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठता है कि आखिरकार किसान आंदोलन क्या है। तो सन 1900 के पूर्व में पड़ने वाले अकाल के फलस्वरूप भारतीय किसानों एवं कृषि श्रमिकों ने कृषि आंदोलन की शुरुआत की। 1900 से पहले क्या हुआ था, अकाल पड़ा था और अकाल के फलस्वरूप ही भारतीय किसान जो थे और भारतीय श्रमिक जो थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, यानी कि किसान आंदोलन की शुरुआत की। दरअसल अंग्रेजी शासन में और आज़ादी के बाद बनी सरकारों की कृषि के प्रति उदासीनता के कारण, किसानों की आमदनी कम होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती रही है, जिसके कारण किसानों में आत्महत्याएं की घटनाएं जो हैं वो देखने के लिए मिली हैं। हुआ क्या था, जब अंग्रेजी शासन थी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद, तब तो नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजी शासन था तब भी किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तब भी जो देश आज़ाद होने के बाद जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई सी भी सरकारें हो, किसी ने भी कृषि के ऊपर मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी जो है वो बहुत कम हो गई थी और दिन प्रतिदिन उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने काफ़ी किसानों ने क्या किया, आत्महत्या करना स्टार्ट कर दी। और आप सभी को पता है कि अभी भी आप लोगों को न्यूज़ मिलती होगी कि किसान ने आत्महत्या कर ली। उसकी फसल जैसे ही ख़राब होती है, अधिकतर एक बार आपको ये न्यूज़ मिलती ही होगी कि इस गांव में इस किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये बेसिकली हमारे देश में अभी तक चलता आ रहा है कि किसान जो हैं किसान जो हैं फल के वजह से या मतलब उनकी फसल ख़राब होने की वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें जो हैं किसानों पर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसके कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूला जाता था। साथ ही साथ उनको जो है मतलब काफ़ी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी उनसे, और उनको उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक भी नहीं था, और उनको जो वेतन है ना, वेतन भी टाइम से नहीं मिलता था। तो यही सारे कारण थे किसान अत्याचार के अंदर। आप ये सब लिख सकते हो, उच्च लगान, अवैध करारोपण, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। यही है इसी के अंदर किसान अत्याचार के अंदर आपके ये पॉइंट्स आते हैं। सेकंड क्या था, सेकंड कारण ये था कि भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान। आप सभी को पता है जब हमारे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने अपने उद्योग स्टार्ट करे, जिससे क्या हुआ, भारतीय उद्योग जो थे वो बड़े पैमाने पर मतलब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जितने भी छोटे छोटे या हस्तशिल्प और छोटे उद्योग थे वो सभी जो हैं वो ख़राब हो गए थे, या ऐसे बोलो कि वो बंद ही पड़ गए थे। तो देखो, आंदोलन का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप
पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज बढ़ा एवं किसानों की गरीबी में वृद्धि हो गई। क्योंकि हुआ क्या था, देखो अब आपको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पर दो ही लोग थे, पहला किसान और दूसरा उद्योग। तो जब किसान जो थे, यहाँ पे मान लो ये किसान है, दूसरे थे उद्योग। उद्योग तो जो भारतीय उद्योग थे वो ख़त्म हो गए थे, वो अन्य जो छोटे छोटे जो भी उद्योग थे, घरेलू उद्योग जो भी थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर हुआ क्या था, सारा का सारा जो लगान है किससे वसूलते थे, किसानों से, यानी डबल करके किसानों से जो है वसूला जाता था। उसके बाद है प्रतिकूल नीतियाँ। प्रतिकूल नीतियाँ का मतलब होता है अपोजिट नीति, जो कि किसानों के हित में नहीं होती, किसानों के अहित में होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिकूल नीति। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी तथा किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह भी किया है, जैसे कि वही चीज़ आपको पता होगा, ज़मींदारी व्यवस्था लाई गई थी, ज़मीनों पर ज़मींदारों का हक दिया गया और साथ ही साथ उनसे बोला गया कि आप टैक्स वसूलो, वो बदले में ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। तो यही सब कारण रहे कि किसानों ने मजबूर होकर आंदोलन स्टार्ट किया। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो था नील आंदोलन, जो कि 1859 से 62 तक चला, यानी 1859 में स्टार्ट हुआ और 62 तक ये आंदोलन जो है वो चला, ये विद्रोह जो है चला। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में किया गया। जो नील आंदोलन था ना, ये कहाँ पर किया गया था, बंगाल में, बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था नील की खेती के लिए। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। बाध्य मतलब मजबूर किया। जो भी, जैसे मान लो ये ज़मीन है, ये ज़मीन का मालिक कौन है, यूरोपीय बागान मालिक, यानी यूरोपीय जो लोग थे वो थे इस बागान के मालिक। अब यहाँ पर काम करने वाले जो थे वो थे भारतीय कृषि। तो इन लोगों ने क्या किया, भारतीय कृषि को बाध्य किया, मजबूर किया कि अब आप खाद्य फसलों की बजाय किसको उगाओगे, नील की खेती को, नील की खेती करोगे। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि अब आप यहाँ पे इसकी खेती नहीं करोगे, नील की खेती करोगे। और नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। जितना मतलब उनको ये जो होता ना खाद्य फसलें, जितना उनको खाद्य फसलों से मिलता था ना, उतना उनको यहाँ पर नील की फसल से उतना नहीं मिलता था। और नील जो है उनके लिए लाभदायक भी नहीं होता था, क्यों, क्योंकि चलो भाई, अगर वो मान लो गेहूँ चना कुछ भी उगा रहे हैं, गेहूँ चावल, तो वो उसको खा सकते हैं, लेकिन नील को तो खाया भी नहीं जा सकता। तो नील जो है उनके लिए लाभदायक भी नहीं था, हानिकारक था उनके लिए। साथ ही साथ नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। जैसे आपको पता है गेहूँ उगता है, चावल उगता है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कम नहीं होती, लेकिन नील की खेती जब करते थे तो उसमें भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती थी। ये 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। सबसे मेन पॉइंट ये है कि उनको कम कीमतें मिलती थी, मतलब उनको उतना मुनाफा नहीं होता था किसानों को, क्योंकि उतनी तो उनकी लागत ही लग जाती थी जितना वो कमा नहीं पाते थे। मान लीजिए कि अगर वहाँ पे उन्होंने नील इतने खेत में उगाया, तो उसमें नील में भी देखो नील के बीज लेके आने पड़ते थे, सिंचाई वगैरह जो भी होता था। तो इसमें इनका 100 रुपये लग गया और बदले में इनको क्या मिला, या 90 मिला होगा या 110 मिला होगा, मतलब बहुत कम मिला। कई बार तो ये भी कहा गया है कि जितना उन्होंने लागत लगाई उतना तो उनको मिला ही नहीं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अब आप जितने भी यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये किसका मैप है, बंगाल का मैप है। बंगाल में इस जो है क्षेत्र से आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद
बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। ये रहा, मैंने आपको ये जो है वहाँ का बंगाल का अखबार है उसकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। साथ ही साथ बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। यानी कि एक नाटक के थ्रू जो नील की खेती हो रही थी या जो किसानों के संग जो शोषण हुआ उसको एक नील दर्पण नाटक के थ्रू उसको दर्शाया गया। यह पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ था, यानी पब्लिश हुआ था। उसके बाद उनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि जब उनका नाटक हुआ लोगों ने देखा, हर गांव तक, हर शहर तक उनका नाटक पहुंचा और उनको ये दिखा कि कितना अत्याचार लोगों के, मतलब किसानों के संग कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हर इंसान को वो चीज़ दिखा। तो क्या हुआ, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद जब ये नाटक, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये नाटक हुआ था, तो नाटक की वजह से क्या हुआ, बंगाल के हर क्षेत्र में हर सभी को पता लग गया कि किसानों के संग कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और फिर मजबूरी में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस आंदोलन को मतलब दबा देती है और नील की खेती करने के लिए उनको बोलती है कि आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो करो, वरना कोई बाध्य उनको नहीं करेगा। साथ ही साथ नील विद्रोह का नेतृत्व जो है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों का अर्थ होता है किसान, यानी किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना अवैध था। अवैध मतलब गैर कानूनी था, यानी कि अब कोई भी किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि ये किसानों की जीत का प्रतीक थी। तो नील का विद्रोह हमने पढ़ा, यानी कि पहला किसान आंदोलन। अब दूसरा किसान आंदोलन है आपका पाबना आंदोलन, जो कि 1870 में स्टार्ट हुआ और 1880 तक यह आंदोलन जो है चला। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में ज़मींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को ज़बरदस्ती वसूलते थे। वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी रोका गया। देखो, अधिभोग का अधिकार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बीच में पढ़ाया था कि एक होता है, 3 व्यवस्था पढ़ाई थी, ज़मींदारी व्यवस्था पढ़ाई थी ना। तो ज़मींदारी व्यवस्था पे क्या होता है कि ज़मींदारों का हक होता है। एक दूसरी व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था कि किसानों का ही हक होगा, किसान ही मालिक होंगे अपनी भूमि का, जहाँ पर वो भूमि मतलब खेती करेंगे, किसान ही वहाँ के मालिक होंगे। तो किसानों का अधिकार हुआ करता था भूमि पर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, 1859 में एक अधिनियम आया जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से रोका गया। यानी कि उनको जो हक का अधिकार था ना, जो उन्होंने अपना मतलब उनकी ज़मीन थी, ज़मीनें एक तरीके से बोलो तो उनके पास ज़मीनों का मालिकाना हक जो है किसानों से छीन लिया गया था। उसके बाद होता क्या है, मई 1873 में पूर्वी बंगाल के पाबना ज़िले में एक कृषि लीग का गठन हुआ। पाबना क्या है, पाबना एक ज़िला है जो कि बंगाल के अंदर स्थित है। उसी ज़िले में 1873 में एक कृषि लीग का गठन हुआ। इनके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिससे संघर्ष पूरे पूर्वी बंगाल के अन्य ज़िलों में फैल गया। यह आंदोलन एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हो गई। हिंसा का अर्थ क्या होता है आप मुझे कमेंट में करके बताना। और पाबना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस जैसे बुद्धिजीवियों ने इसका नेतृत्व किया। यह लड़ाई तब तक जारी रही जब तक सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि कर दी, तब यह ख़त्म हो गई। यानी कि हुआ क्या, सरकार ने एक एक्ट लाया, उस एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो अधिभोग का अधिकार है ना उसमें वृद्धि कर दी गई। यानी कि अधिभोग का जो अधिकार रोका गया था कि उनको मतलब अपने भूमि पर अधिकार नहीं दिया जाएगा,
को हटाया गया और साथ ही साथ उनसे जो टैक्स लिया जाता था टैक्स को भी कम किया। जैसे ही सरकार ने ये 2 काम करे तुरंत ये आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अपना तीसरा आंदोलन जो कि था तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 तक चला। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी ज़मींदारों के खिलाफ बटाईदारी ने किया था। अब यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, एक होता है बटाईदारों, एक होता है ज़मींदारों। ज़मींदारों का अर्थ होता है जो ज़मीन का मालिक होता है और बटाईदारों का अर्थ होता है किसान, यानी कि जो उस पर खेती कर रहा है। तो 1946 में ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ और 1947 में ख़त्म हुआ। 1946 से 1947 में किसान सभा द्वारा निम्नलिखित मांगों के साथ आंदोलन शुरू किया गया। अब इनकी मांगें क्या थी? मांगें ये थी कि फसल के आधे से 1/3 में ज़मींदारों की हिस्सेदारी में कमी, ज़मींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदाम में संग्रहित की जानी चाहिए। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा या कम समझ में आया होगा, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ज़मींदार, ये है बटाईदार, ये है एक भूमि। इस भूमि का मालिक कौन है? ज़मींदार हुआ। इस भूमि पर किसान मतलब खेती किसने करी? बटाईदार ने करी। अब होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ से 10 बोरी अनाज उगा, कितना बोरी? 10 बोरी, 3 से समझो, जैसे एग्जाम्पल जो है उसी से देखते हैं हम। जैसे कि 6 बोरी इसमें क्या हुआ? अनाज जो है उगा। तो क्या करता था ज़मींदार, क्या करता था कि 6 की 6 बोरी ज़मींदार अपने घर पे लेके जाता था, अपने गोदाम में लेके जाता था और 3 बोरी वो खुद रखता था और फिर बाद में 3 बोरी बटाईदार को दे दी जाती थी, यानी कि आधा आधा होता था पहले। लेकिन बटाईदार क्या चाहते थे? बटाईदार ये चाहते थे कि जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें जितनी भी बोरी है वो सबसे पहले बटाईदार के गोदाम में रखी जाएगी। बट पहले क्या हो रहा था? पहले ज़मींदार के गोदाम में रख रहे थे। अब ये चाह रहे थे कि बटाईदार की हमारे गोदाम में रखी जाए और उसके बाद आधा आधा हिस्सा नहीं होगा, आधे से भी कम होगा। यानी कि अगर 6 बोरी हुई है तो 4 बोरी जो है वो इनकी होगी और 2 बोरी जो है वो इनकी होगी। तो यहीं पे ये 2 मांगे थी जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखी हैं। अब यहाँ पे आप दोबारा पढ़ो, क्या बोला था कि फसल के आधे से 1/3 में ज़मींदारों की हिस्सेदारी में कमी और ज़मींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदाम में संग्रहित, यानी कि कलेक्ट, इकट्ठा की जानी चाहिए। होता था यहाँ पर थोड़ा सा मतलब घोटाला भी होता था। ज़मींदार के पास अगर मान लो कि 10 बोरी उगी हैं ज़मींदार के उसमें खेती में, तो ज़मींदार क्या करते थे? अपने गोदाम में ले गए, रातों रात में 4 बोरी गायब करते थे और बोलते थे कि भाई 6 ही उगी है, अब इसका 3 और 3 कर लो। तो ज़मींदार ऐसा भी करते थे, इसीलिए इनकी जो थी बटाईदारों की 2 मांगे थी। अब इसके बाद है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है 1875 में स्टार्ट हुआ था। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज़्यादतियों के खिलाफ किया गया था। यहाँ जो दक्कन का विद्रोह था ना, दक्कन विद्रोह दक्षिण में हुआ था, जैसे कर्नाटक है, तेलंगाना है, और साथ ही साथ मारवाड़ी और गुजरात में भी ये आंदोलन हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा और 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी टैक्स जो है, टैक्स में वृद्धि कर दी गई 50%, यानी आधा टैक्स सरकार लेने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टैक्स में वृद्धि कर दी गई। सामाजिक बहिष्कार हुआ, कब हुआ? 1874 में जो भी रैयत थे, यानी कि जो भी किसान थे, किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन किया। उस सामाजिक बहिष्कार आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि साहूकार की जो दुकानें थीं, दुकानों से सामान खरीदना और खेतों में खेती करने से मना कर दिया। नाइयों, धोबी और मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। यानी साहूकार की सेवा करते थे धोबी, नाई, मोची, उन लोगों ने भी क्या करा कि सेवा करने से मना कर दिया। साथ ही साथ ये सामाजिक बहिष्कार
पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। यानी कि अब ये जो लड़ाई थी अहिंसा से हिंसा में बदल गई, क्योंकि साहूकारों के घरों पर और दुकानों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और ये जो एक आंदोलन था वो विद्रोह में बदल गया। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम, एक अधिनियम आया जिसका नाम था दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ये जितना भी उन्होंने किया, जो ऊपर मतलब कर को, टैक्स को जो बढ़ाया था, 50% टैक्स जो किया था, उस 50% टैक्स को कम कर दिया 1879 में जो एक्ट पारित हुआ था उसके तहत। तो वहीं पर क्या हुआ, फिर ये जो आंदोलन है वो शांत हो गया 1 साल तक ही हालांकि ये आंदोलन चला। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ था, नील की खेती को लेकर के हुआ था। और जो हमने इससे पहले जो नील वाला पढ़ा, नील विद्रोह, वो सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल में हुआ था। तो वो बंगाल वाला नील विद्रोह है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये भी नील की खेती को लेकर हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ। तो वो नील वाला जो था वो पहला था, उसके बाद नील की खेती के लिए जो विद्रोह किया गया या जो भी सत्याग्रह किया गया वो दूसरा ये था। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर ज़मींदारों के पास जितनी भी भूमि हुआ करती थी, तो ज़मींदारों ने किसानों से बोला कि ये जो ज़मीन है इसके 3 भाग 20वें हिस्से पे आप क्या करोगे, नील की खेती करोगे ही करोगे। बाकी जो हिस्सा बचता है वहाँ पर आप अपने जो भी गेहूँ चना जो भी फसल करना चाहो वो कर लो। तो उनको मतलब इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया कि आपको नील की खेती आधे हिस्से पर करनी पड़ेगी। उसके बाद होता क्या है, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की, मतलब बहुत ज़्यादा उसको देखा, गहराई से सोचा और उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। यानी उन्होंने क्या करा, चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना करी। जब वो वहाँ पर आए थे ना गांधी जी, तो हुआ क्या था वहाँ पर कि उनको बोला कि आप ये चंपारण छोड़कर जाओ, मतलब यहाँ से जाओ। तो उनको ये बोला, लेकिन उन्होंने क्या करा, इस बात की अवहेलना करी, वो वहाँ से नहीं गए। उसके बाद सरकार ने 1917 में एक जांच समिति नियुक्त की जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। यानी जो भी यहाँ पर नियम आपने देखा अभी कि आपको इतने हिस्से में खेती करनी पड़ेगी, वो उस नियम को हटा दिया गया बस। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1918 में हुआ। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। यानी कि ये जो सत्याग्रह था, ये जो आंदोलन था, वो सरकार के खिलाफ ही शुरू किया गया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ़ करने से इनकार कर दिया। इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान को रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया। हुआ कुछ नहीं था, बस वहाँ पर ये हुआ था कि जितनी भी फसल थी सारी ही फसलें नष्ट हो गई थी। फसलें नष्ट होने के बावजूद भी सरकार उनसे टैक्स ले रही थी बिना फसल के। तो वहाँ पर ये आंदोलन हुआ कि जब भाई उपज ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का। तो इसीलिए वहाँ पर आंदोलन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने मिलकर वहाँ पे किसानों का समर्थन किया। बाद में ये जो आंदोलन है सरकार ने इनकी शर्तों को मान लिया और वो आंदोलन वहीं पर रुक गया। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन
किया गया। यानी हुआ क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व ना देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ, गुजरात के बारदोली ज़िले में हुआ क्यों था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी और वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि लीड किया, और फिर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। बारदोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बड़े पैमाने पर मवेशियों और ज़मीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति की। यानी कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मतलब ये जो है आंदोलन जो हो रहा है वो रुक जाए, परंतु अंग्रेज जो हैं इन प्रयासों से, जो भी उन्होंने ट्राई किया उससे वो असफल रहे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक जांच समिति तैयार की गई और जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि जो भी सरकार ने वृद्धि की है वो अनुचित नहीं है, यानी कि वो राइट नहीं है। उस वृद्धि को 50% 30% जो वृद्धि है उसको घटा करके 6.03% कर दी गई। उसके बाद है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह सन 1921 में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में शुरू किया गया था। मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क एवं अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है। सब जगह आप पढ़ोगे तो टैक्स को लेकर ही है कि उनसे मनचाहा टैक्स, ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू ज़मींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। यहाँ पर वो लोग, उनको ऐसा लगता था कि उनके संग जो है वो भेदभाव हो रहा है, या शायद हो भी रहा होगा, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे और जो वहाँ पर काश्तकार का मतलब भी होता है एक तरीके से जो वहाँ पर खेती करता है, खेती करने वाले किसान। तो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम काश्तकार को वहाँ पर असुरक्षित महसूस होता था, मतलब वो अपने आप को अनसेफ फील करते थे। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन का विलय जो है वो खिलाफत आंदोलन में हो गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार चर्चित थे। मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिम द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते हैं, तो कई इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं, और वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू ज़मींदारों की ज़्यादतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं। यानी कि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। कोई ये कह रहा था कि सरकार के खिलाफ है, कोई ये कह रहा था कि हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ है, कोई ये कह रहा था कि सांप्रदायिक मतलब जो सांप्रदायिक विद्रोह है ये। उसके बाद सरकार विरोधी और ज़मींदारी विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। यानी कि ये जो भी आंदोलन था, जिसे हम सरकार विरोधी कहें या ज़मींदार विरोधी कहें, इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो था ना वो हिंसक नहीं था, वो अहिंसा से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मोपला ने इसीलिए अपने आप को इनसे अलग कर लिया। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब आप यहाँ पे मुझे जो सांप्रदायिकता होता है उसका अर्थ आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट अपना पढ़ लेते हैं एका आंदोलन। वैसे आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी करवा देती हूँ। अगर बुक में पेपर में पूछ लेते हैं आपसे कि कोई भी 5 आंदोलन बताओ या 2 आंदोलन, तो आप अपने मन से कोई भी आंदोलन लिख सको। तो ये हमारा लास्ट आंदोलन है जिसका नाम है एका आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अवध के क्षेत्र में ये शुरू हुआ था। इस आंदोलन को शुरुआती जो है वो कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने किया। यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत पर जोर किसने दिया था, खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस पे जोर दिया।
बेसिकली क्या था, उच्च किराया आंदोलन का मुख्य कारण था। यानी उच्च किराया का मतलब वही उच्च लगान, बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, जो कि अन्य क्षेत्रों में दर्ज किराए के 50% से अधिक था। जब मदारी पासी को नेतृत्व दिया गया, यानी कि मदारी पासी मतलब एक मैन का नाम है। मदारी पासी को जब बोला गया कि आप एक आंदोलन को लीड करो, तो वे अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने बोला कि ये आंदोलन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मतलब अहिंसा से मैं नहीं कर पाऊँगा। वो अनिच्छुक थे, वो चाहते थे हिंसा करना। अब हिंसा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अहिंसा क्या होता है, हिंसा क्या होता है और सांप्रदायिकता क्या होता है। फिर इससे आंदोलन को राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क टूट गया। मतलब जब उन्होंने बोला कि मैं इच्छुक नहीं हूँ, मैं हिंसा वाला आंदोलन के लिए इच्छुक हूँ, तब ये जो आंदोलन है, ये इस आंदोलन का जो है वो राष्ट्रवादी मार्ग से संपर्क टूट गया और धीरे धीरे 1922 में ये जो आंदोलन है ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये मैंने आपको और बस सिर्फ़ और सिर्फ किसान आंदोलन पढ़ाए हैं। आपकी बुक में इतना नहीं था, बट मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा जो है वो करवा दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपने देखा होगा जनजातीय आंदोलन, वो मैंने स्किप करवा दिया था बीच में। तो इसके बाद आपकी वीडियो आएगी जनजातीय आंदोलन को लेकर। जनजातीय आंदोलन के बाद मैं आपको पार्ट 6 करवा दूंगी। यूनिट 6 आपका बहुत छोटा है, उसमें बस आपको ये बताना है कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, बस ख़त्म। उसके बाद आपका यूनिट 7 बच जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हम एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।